नमस्कार, राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज की सबसे बड़ी खबर पर राष्ट्रवाद में चर्चा करेंगे। कश्मीरी पंडितों के कातिल यासिन मलिक की सजा पर अब से थोड़ी देर में फैसला आने वाला है। टेरर फंडिंग के मामले में यह फैसला आना है, जिसमें दोषी करार यासिन मलिक को दिया जा चुका है। कोर्ट में ऑर्डर लिखा जा रहा है, किसी भी वक्त यासिन पर फैसला आ जाएगा। पटियाला हाउस कोर्ट यह फैसला सुनाने वाली है। तस्वीरें आप यासिन मलिक की देख रहे हैं, जो कि अब कोर्ट परिसर में मौजूद है। कोर्ट के बाहर कड़ी सुरक्षा रखी गई है। 28 साल से उसका कहना है कि आतंक से कोई संबंध नहीं है। आतंकी लिंक साबित हो तो फांसी भी मंजूर है, लेकिन फांसी की मांग तो की जा रही है। और उसके हाथ में आप फाइल भी देख रहे हैं। अपने गुनाहों की फाइल खुद लेकर चल रहा है, लेकिन वो फाइलें खुली और अब उसका अंजाम जो है वो उसे भुगतना होगा, जो उसने किया है। अनुज मिश्रा पटियाला कोर्ट से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनुज, और कितनी देर में फैसला आने की उम्मीद है? कितनी देर में सजा का ऐलान संभव? अनुज, देखिए उम्मीद यही जताई जा रही कि थोड़ी देर में ही यासीन मलिक पर फैसला आ जाएगा। चूंकि जो फैसला है वो लिखा जा रहा है, जज जो है वो अपनी चैम्बर में मौजूद हैं और यही बताया जा रहा है कि फैसला जो है वो लिखा जा रहा है। इस बीच हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से कोर्ट परिसर के अंदर सुरक्षा के कड़े इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं। थोड़ी देर में ही यासीन मलिक को अपने जो कोर्ट का लॉकअप है वहाँ से निकाल कर कोर्ट रूम में ले जाया जाएगा। इसको लेकर तमाम तैयारियां जो है वो कोर्ट में की गई हैं। खासतौर पे सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली पुलिस पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की तैनाती की गई है। और बताया यही जा रहा है कि जो चूंकि धाराएं हैं, चाहे यूएपीए की जो तमाम सेक्शन है, तमाम धाराएं हैं, चाहे धारा 16 की बात करें, धारा 17 की बात करें, धारा 18 की बात करें, धारा 20 की बात करें या आईपीसी की धारा 120 बी और 124 यानी देशद्रोह की बात करें, इन तमाम धाराओं के तहत जो फैसला है वो फिलहाल लिखा जा रहा है और इसी वजह से देरी जो है वो हो रही है। 3:30 से 4 बजे का वक्त जो है वो दिया गया था, लेकिन अभी सोर्सेस के हवाले से जो अंदर से खबर आ रही है वो यही आ रही है कि फैसला लिखा जा रहा है। चूंकि मामला बेहद संवेदनशील है, इसी के मद्देनजर फैसला लिखने में देरी हो रही है, जिस वजह से ये समय लग रहा है। लेकिन इस बीच हम बताना चाहेंगे कि किस तरीके से आज की अगर हम बात करें तो यासीन मलिक को जब कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया, सबसे पहले जब सजा पर सुनवाई हो रही तो उस वक्त एनआईए ने अपना रुख साफ कर दिया था। एनआईए ने धारा 121 के तहत फांसी की मांग की थी। वहीं हमने देखा कि किस तरीके से यासीन मलिक का आज दूसरा चेहरा देखने को मिला। 10 मई को जिस यासीन मलिक ने अपना गुनाह कबूल किया था, इसी कोर्ट में, पटियाला हाउस कोर्ट में, उसी यासीन मलिक ने कहीं न कहीं सहानुभूति बटोरने की कवायद की और इसी वजह से उसने जज के सामने खुद जिरह किया और खुद ये बोला कि 28 सालों से उसके ऊपर किसी तरीके की आतंकी गतिविधि में शामिल होने या हिंसा में शामिल होने का कोई मामला सामने नहीं आया। उसने एक तरीके से कहा, अनुज देखिए, अब से थोड़ी देर में कहा जा रहा है अब 5:30 बजे के करीब सजा का ऐलान होगा। सजा के ऐलान के वक्त हम आपके पास पहुंचेंगे और तुरंत दर्शकों को बताएंगे कि इस व्यक्ति को, यासिन मलिक को, जिसे बहुत पहले सजा मिलनी चाहिए थी, कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो हुआ उसका एक बड़ा गुनहगार ये आदमी, और आज जाकर 2022 का साल है कि इस व्यक्ति को सजा मिलने जा रही है। अब से थोड़ी देर में इसको सजा का ऐलान हो जाएगा। लेकिन यासिन को सजा से पहले ही अलगाववादी और पाकिस्तान परस्त लोग परेशान हैं। महबूबा मुफ्ती केंद्र सरकार पर हमला बोल रही हैं, सरकार की पॉलिसी को गलत बता रही हैं। महबूबा ने क्या कहा, एक बार सुनिए। ये तो मैंने पहले भी कहा, एक सियासी मसला है जम्मू कश्मीर। यहाँ पहले भी कई लोगों को फांसी दी गई, उम्र कैद हो गई, फांसी हो गई, उससे तो मसला कश्मीर हल नहीं हुआ बल्कि और उलझ गया। तो मैं तो समझती हूँ कि ये जो इनकी मस्कुलर पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इसके नताइज बरक्स होंगे। इसके नताइज अच्छे नहीं होंगे, बल्कि इससे हालात जो है दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। मसला सुलझने के बजाय मसला उलझ रहा है। महबूबा मुफ्ती कह रही है कि किसी को फांसी दे देने से और सजा दे देने से कश्मीर के मसले हल नहीं होंगे। बढ़िया हिसाब है भाई, अगर उससे हल नहीं होंगे तो फांसी मत दीजिए, किसी को सजा मत दीजिए, फिर तो जिसको जो मना है वो करता रहे।
कश्मीरी हिंदुओं के मसले भी हल नहीं होंगे मैडम, क्योंकि आप लोग कभी उनके साथ खड़े नहीं हुए। और आज जब उनको थोड़ी न्याय की उम्मीद दिख रही है कि इसे फांसी हो जाए या सजा मिल जाए, तो कह रही फांसी देने से क्या होगा, कश्मीर के मसले हल नहीं होंगे। फिर तो किसी रेपिस्ट को भी सजा मत दीजिए, उसको सजा देने से देश भर में रेप तो रुक नहीं जा रहे। लेकिन जिसके साथ अत्याचार हुआ उसको न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यासिन मलिक को सजा के ऐलान से सबसे ज्यादा परेशान पाकिस्तान है। सजा के ऐलान से पहले ही पाकिस्तान यासिन मलिक के समर्थन में आगे आ गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री से लेकर वहां के क्रिकेटर यासिन मलिक का समर्थन करने लग गए, क्योंकि उनको दिख रहा है कि भैया यहां महबूबा मुफ्ती बोलेंगी, वहां हम बोलेंगे, कश्मीर से अपना कनेक्ट दिखा देंगे। उन लोगों को लगेगा अरे ये तो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी सजा दिला रहे हैं, क्योंकि वो इनको सजा देना चाहते हैं, इनको दबाना चाहते हैं। उधर पाकिस्तान फायदा उठाएगा। बिल्कुल कनेक्शन सा दिखने लगता है जब आप चीजों को जोड़ें। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने लिखा कि मलिक को फर्जी आरोपों में दोषी ठहराना भारत की आलोचना करने वाली आवाजों को चुप कराने की कोशिश है। फर्जी आरोप, मोदी सरकार को इसके लिए दोषी ठहराया जाना चाहिए। तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार को चिट्ठी लिखकर हस्तक्षेप करने की मांग कर डाली। बिलावल भुट्टो ने यासिन को जल्द रिहा करने की मांग की है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने भी यासिन मलिक के समर्थन में उतरकर उसे निर्दोष बताने का काम किया। हिंदुस्तान का मामला है, पाकिस्तान क्यों रो रहा है भाई? तुमसे अपने यहां की टेरर फंडिंग रुकती नहीं, अपने यहां का टेररिज्म रुकता नहीं, और रोकोगे क्या? जब तुम समर्थन ही करते हो तो क्या रोकोगे? तलवार लटक रही है कि कब तुम ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में चले जाओगे, और यहां दूसरों को कह रहे हो कि यहां आप सजा मत दीजिए किसी टेररिस्ट को या टेररिज्म को फंडिंग करने वाले को। पाकिस्तान से भारत में आतंकी साजिश रचने का पाकिस्तान का एक आतंकी को जब सजा मिल रही तो उसे तकलीफ हो। यासिन मलिक को सजा का ऐलान पर कोहराम क्यों? आज ये सवाल है। जब हिंदुओं का नरसंहार हुआ तब उनके साथ कोई क्यों नहीं था, लेकिन कश्मीरी हिंदुओं के बाकी कातिलों का हिसाब कब होगा? क्या ये हिंदुओं को जो इंसाफ मिल रहा है उसकी पहली डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, डीबीटी? यासिन का हिसाब पूरा हो गया, बिट्टा कराटे का कब होगा? और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, जरा तस्वीरें दिखाइए दर्शकों को कि लोग कहते थे अरे कश्मीरी हिंदू जो निकाले गए, कश्मीरी पंडित जो निकाले गए जम्मू कश्मीर से, वो आम कश्मीरी नहीं चाहता था। अगर आम कश्मीरी नहीं चाहता था तो आज यासिन मलिक के घर के बाहर समर्थन में लोग क्या कर रहे हैं? जरा उस तस्वीर को दिखाइए कि यासिन मलिक के घर के बाहर किस तरीके से लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। वहां आप किसी बुरहान वानी को ढेर कीजिए, लोग चले आते हैं। आप यासिन मलिक को सजा देने के लिए निकलिए, कोर्ट सजा दे रही है, सबूतों के साथ दे रही है, वहां समर्थन होने लगता है। और ये लोग कहते हैं नहीं कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो हुआ वो तो पाकिस्तान ने अकेले कर दिया था। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ ललित अंबरदार जुड़ रहे हैं, कश्मीरी पंडित हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हैं, माजिद हैदरी कश्मीरी एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं, और वकार भाटी कश्मीरी एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं। ललित अंबरदार जी, अब से थोड़ी देर में सजा का ऐलान हो जाएगा, लेकिन उससे पहले जो महबूबा मुफ्ती का तर्क हो कि इससे तो कश्मीर के मसले हल नहीं होंगे, या वो कुछ लोग जो यासिन मलिक के घर के बाहर जो है समर्थन करने जुटे हैं, ये क्या दिखाता है? बिल्कुल साफ दिखाता है पाकिस्तान से रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह। ये महबूबा मुफ्ती के भी विचार है, ये वहां के लोगों के भी विचार है। मायसूमा का वॉरलॉर्ड, इसको मैं वॉरलॉर्ड बोलता हूं क्योंकि जो अफगानिस्तान के जहद के दौरान वहां पे बहुत सारे वॉरलॉर्ड होते थे, तो यासीन मलिक वॉरलॉर्ड है मायसूमा का, लेकिन उसका जो रिट चलता था पूरे कश्मीर के अंदर चलता था। और लेकिन गलती किसकी है? ये जानते हुए कि कश्मीरी हिंदू का नरसंहार इसने शुरुआत की, ये जानते हुए कि पाकिस्तान का तटपुंजिया है कश्मीर जहाद इसने शुरू किया, जो पिछले 32 साल से हिंदुस्तान को ब्लीड किया इसने। हिंदुस्तान के अंदर मैं नहीं समझता हूं कोई जिला है जहां से किसी एक लड़के ने कश्मीर जहाद लड़ते लड़ते अपनी शहादत नहीं दी हो सिक्योरिटी फोर्सेस में रहते हुए। तीसरा, जो 4 एयरफोर्स नॉन कम्बैटेंट अनआर्म्ड सोल्जर्स को कत्ल किया जाता है, उसके बाद वहां पे उनके लाश के आसपास डांस किया जाता है। और ये आदमी बाद में क्या बना?
इसको पॉलिटिकल मेकओवर दिया गया। ये भी बताना चाहता हूं आपके द्वारा, बड़ी आजकल चर्चा हो रही है, ये गांधी था, इसने हथियार छोड़ दिए थे। नहीं, JKLF को सिक्योरिटी फोर्सेस ने लगभग खत्म कर दिया था। जो लोग बचे हुए थे उसको हिजबुल मुजाहिदीन ने खत्म किया था, क्योंकि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी यही रहती है, जिस जिहादी ग्रुप का या जिहादी का काम हो गया उसको तमाम कर दो, फिर दूसरे ग्रुप को उभारते हैं। तो जो JKLF वाले बच गए थे हिंदुस्तानी सिक्योरिटी से लड़ते लड़ते, उनको हिजबुल मुजाहिदीन, आई रिपीट, हिजबुल मुजाहिदीन ने खत्म किया था। तो इसने हथियार नहीं छोड़ दिए थे, ये निहत्था रह गया था। लेकिन दिल्ली में बैठे लेफ्ट लिबरल सेकुलर पॉलिटी ने इसको एक पॉलिटिकल मेकओवर देने की कोशिश की। हर ऑडिटोरियम में ये बैठता था सर, हर ऑडिटोरियम में बैठता था। और रिटायर्ड जजेस, नाम नहीं देना चाहता हूं क्योंकि उनमें से कुछ लोग जिंदा नहीं है, बड़े बहुत चर्चित जजेस हैं, है ना, वो कहते थे इसको यासीन बेटा करके एड्रेस करते थे। और हम लोग जो प्रोटेस्ट करते थे, हम लोग इन्वाइटेड नहीं होते थे, गेट क्रैश करके अंदर जाते थे सर। गेट क्रैश के बाद में हमको पुलिस गिरफ्तार करती थी, हम लोगों को बंद कर देते थे थाने के अंदर जब तक वो सेमिनार नहीं चलते थे। और वहां पे डिबेट क्या होती थी, विच इज मोर इंपॉर्टेंट, ये डिबेट नहीं होती थी वहां पे कि पाकिस्तान से क्या करना चाहिए, हिंदुस्तान को कंप्रोमाइज करना चाहिए नहीं करना चाहिए। डिबेट ये होती थी, इट वाज टेकन फॉर ग्रांटेड कि हिंदुस्तान को कंप्रोमाइज करना है कश्मीर के ऊपर और पाकिस्तान के सामने झुकना है। ये डिबेट हो रही थी कि हिंदुस्तान को कितना झुकाया जा सकता है, कितना जो मुशर्रफ का चार पंक्ति फार्मूला करना है। लेकिन कश्मीरी हिंदुओं के संबंध में बताना चाहता हूं, इट इज टू लिटिल टू लेट। आपने ये उम्मीद टू लिटिल टू लेट में भी तो सर अभी भी तो सब लोग साथ खड़े होकर नहीं कह रहे कि ये तो उनको न्याय मिला, टू लिटिल टू लेट। लेकिन उस टू लिटिल में भी कुछ लोग तो साथ नहीं है। माजिद हैदरी, अगर आपसे मेरी डिबेट भी हुई जब वो फिल्म को लेकर चर्चा होती थी, कश्मीरी हिंदुओं के साथ क्या हुआ, कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ, आपने खुद कहा कि भाई वहां जो हुआ वो कुछ लोगों ने किया और कश्मीर उनके साथ नहीं था। आपने अपना वाकया भी बताया था उस दौरान, मुझे याद है। आज जब ये हो रहा है कि भाई कश्मीरी हिंदुओं पर जिसने अत्याचार किया उसको एक सजा होने जा रही है, सुनवाई के बाद हो रही है, दोषी करार दिए जाने के बाद हो रही है, तो कुछ लोग वही राग क्यों गा रहे हैं जो पाकिस्तान गा रहा है? पाकिस्तान गा रहा है समझ में आता है, लेकिन कश्मीर में कश्मीर के पॉलिटिशियन, उनको तो आज कश्मीरी हिंदुओं के साथ खुश होना चाहिए कि कम ही सही, देर से ही सही, लेकिन उसके गुनहगार को सजा मिल रही है। देखिए सुशांत भाई, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि ना मैं यासीन मलिक का कोई समर्थक हूं, ना मैं उसका वकील हूं, ना मैंने कभी जम्मू कश्मीर में आर्म्स के इस मिलिटेंसी को सपोर्ट किया, ना मैं कभी करूंगा। अभी जो हम आज बात कर रहे हैं यासीन मलिक को सजा दिए जाने की, मैं सबसे पहले, क्योंकि आपका जो डिबेट है विश्व भर के लोग देखते हैं, तो मैं सब देखने वालों को बताऊं कि मेरे भाइयों और बहनों, ये जो केस यासीन मलिक का है, ये 90 के दशक का है ही नहीं। ये 2016 में बुरहान वानी के मारे जाने के बाद जो प्रोटेस्ट हुए थे उसके रिलेटेड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का केस है। इसमें पंडित भाइयों का कोई जिक्र नहीं, जो भाजपा हाईलाइट कर रही है ना आजकल वो कश्मीर फाइल, इसका उससे कोई लिंक नहीं है। इस केस में ये कहीं नहीं कहा गया है कि यासीन मलिक ने 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों की हत्या की। इस केस में कहीं नहीं कहा गया है कि यासीन मलिक पे एयरफोर्स के कर्मचारियों को मारने का आरोप है। इस केस में कहीं नहीं कहा गया है कि यासीन मलिक की वजह से कश्मीरी पंडित भाइयों का जिनोसाइड हुआ और उन्हें कश्मीर छोड़ के जाना पड़ा। इस केस में ऐसी कोई भी बात नहीं। इसलिए जो आपको ये बता रहे हैं ना लोग, ये कि जी ये उस केस की सजा मिल रही है कर्मों की, नहीं, एक मिनट, मैं आप थोड़ा सा क्लैरिटी दे दूं माजिद हैदरी साहब कि इस केस में टेरर फंडिंग का केस है, इसमें किसी ने ये नहीं कहा कि 1990 के मामले में सजा मिल रही है। आप शायद ओपनिंग के वक्त ना जुड़े हों, लेकिन हमने क्लैरिटी दी कि किस में सजा मिल रही है। लेकिन साथ में हम ये भी कह रहे हैं कि अगर इसको अभी फांसी हो जाए और इसको फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि टेरर फंडिंग के मामले में फांसी होगी या उम्र कैद होगी तो इसने कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो किया उसमें इसका न्याय नहीं हुआ या उनको न्याय नहीं मिला। अगर ये फांसी के फंदे पे लटकेगा तो उनको थोड़ा ही सही, देर से ही सही न्याय मिलेगा। ये चर्चा हो रही है, ये नहीं कह रहे कि उस मामले में सजा हो रही है। भाई आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप क्या देशवासियों को बेवकूफ बना रहे? ये तो वही भाजपा की रणनीति आप सुना रहे। क्या भाजपा की रणनीति? तो ये जो तबरदार बैठे हैं, ललित तबरदार, ये भी यही बता रहे थे। क्या है भाई, इस केस का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। देशवासियों समझो, आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। देशवासियों समझो, ये केस अलग है, वो बात अलग है, वो जमाना अलग था, ये जमाना अलग है। अच्छा ठीक है, एक मिनट, आप खुश हैं, आप खुश हैं कि उसको सजा मिल रही है और आप ये कह रहे हैं कि भाई उसने कश्मीरी हिंदुओं के साथ कुछ गलत नहीं किया था? देखिए वो तो अदालत हमारी फैसला करेगी जब वो अदालत फैसला करेगी, तो आप क्यों कह रहे हैं कि भाई उसमें नहीं मिला तो इसका मतलब ये क्लीन चिट है इसके लिए?
देखिए, वो कश्मीरी केस ही हिंदू तो नहीं है बता भाई, रहे वो हैं, केस ही नहीं, उस पे इसने खुद सुनवाई बता नहीं है रखा कहीं। है। अरे भाई साहब, अरे वो भाई केस इसने की खुद सुनवाई बता नहीं रखा हो है रही कि इसने कहीं। क्या किया नहीं किया है। नहीं कहा। देखिए, यही तो आप देशवासियों को, यही आप भाजपा का ये सुना रहे हैं, ये गलत बात है। ठीक है, हर्षवर्धन त्रिपाठी, हर्षवर्धन त्रिपाठी, क्या यासिन मलिक ने कुछ भी नहीं किया कश्मीरी हिंदुओं के साथ? और अगर उसको कश्मीरी हिंदुओं को के साथ गलत करने को लेकर सजा ना हो और इस मामले में फांसी पे लटका दें, तो क्या इससे उसको क्लीन चिट मिल जाएगी कि वहां तो वो बड़ा संत था उस वक्त? नहीं, सबसे पहले तो सुशांत जी ये कि ये कोट सूट पहनकर बैठ जाना और माजिद हैदरी का ये कहना कि ये बड़ा अलग मामला है, 2016 का मामला है, तो थोड़ा पढ़ाई लिखाई करके आनी चाहिए। सूट कोट पहनने से बुद्धि नहीं खुलती, बुद्धि खुलती है केस पढ़ने से। केस क्या कहता है? पिछले 3 दशक में घाटी में आतंकवाद फैलाने के लिए जो नेटवर्क तैयार किया, उस नेटवर्क को जो फाइनेंशियल फंडिंग दी गई, समय समय पर जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट के नाम पर कश्मीर के लोगों के खिलाफ जो आंदोलन चलाया गया, उस सब में यासीन मलिक और उनके साथियों की हिस्सेदारी है। क्या उसके तार 1990 के दशक में जो कुछ हुआ उससे जुड़ते हैं? निश्चित तौर पर उससे जुड़ते हैं। और अगर वो तार नहीं जुड़ते तो इतने समय के बाद एयरफोर्स के जो 4 लोगों को मार दिया था इन आतंकवादियों ने, हत्यारे पापियों ने, इन राक्षसों के संबंध में अगर कोई कोट सूट पहनकर वकालत कर रहा है तो इससे बड़ी बेशर्मी कुछ नहीं हो सकती। और उसके बाद वो आपके ऊपर आरोप लगा रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं, भाजपा का एजेंडा चला रहे हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा कहां से आ गया? ये पूरी तरह से कश्मीरी हिंदुओं का मसला है, जिसको एक आतंकवादी यासीन मलिक ने, और यहां एक बात समझिए अच्छे से, यासीन मलिक वो व्यक्ति है जो बाकायदा जो पाकिस्तान के कब्जे में कश्मीर है वहां जाकर उसने टेररिज्म की ट्रेनिंग ली है। उसकी जितनी पार्टियां रही, ताला पार्टी से लेके इस्लामिक स्टूडेंट फेडरेशन से लेके मुस्लिम यूनियन, जो कुछ उसने बनाया उस सब में इस्लामिक आतंकवाद उसकी बुनियाद में था। इसलिए कृपा करके झूठ मत बोलिए। और आज भी जो यासीन मलिक की बीवी है वो कहां है ये बताइए। माजिद हैदरी को बताना चाहिए कि यासीन मलिक की बीवी कहां से भारत के खिलाफ गतिविधियां चला रही आज की तारीख में भी। इसका जवाब दीजिए तो भी सब साफ हो जाएगा। ठीक है, वकार भाटी, आज आप खुश हैं कि कश्मीरी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करने वाले को सजा हो रही है? सबसे पहले जनाब ने, ये कोई जनाब है, मैं इनका नाम तो नहीं जानता, इन्होंने एक सवाल उठाया कि यासीन मलिक की बीवी जो है वो इस वक्त कहाँ है। बिल्कुल जनाब, वो पाकिस्तान में है, इस्लामाबाद से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और वो कब से 2-3-4 साल से वीजा मांग रही है। आप अगर वीजा दे देंगे तो कश्मीर आ जाएगी, अगर गैर कानूनी काम करती है वो तो सजा दीजिए यासीन मलिक की वाइफ को भी, तो लेकिन पहले वीजा दीजिए, कश्मीर वापस आ जाए बेटी के साथ। पहली बात मेरी ये है। अब दूसरी बात आता हूं मैं उन लोगों पे, यहाँ कश्मीरी पंडित भाई भी हमारे ललित भाई बैठे हैं, ये एक जानते होंगे एक चीज के बारे में, 90 के दौरान जितने भी लोगों ने हथियार उठाया उसमें यासीन मलिक थे, बाकी कई लोग हैं, मैं उनके अगर नाम लूंगा तो शाम से पहले मैं जेल में चला जाऊंगा, क्योंकि वो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों में लीडर बने हैं। वो ललित साहब जानते हैं, मैं उनके अगर नाम लिया, नाम अगर लूंगा, नाम ले लीजिए ना, इतना क्या डरना भाटी जी। सुनिए ना, अगर सुनिए लोगों ना। ने हथियार उठाए थे तो नाम लीजिए, कितना भी बड़ा लीडर हो, किसी भी मैं पार्टी अगर का हो। उनका नाम लूंगा तो मुझे 100% श्योर है कि मैं 100% मैं कह रहा हूँ क्यों डरना, कितना भी बड़ा नेता हो, अगर उसने हथियार उठाया, कश्मीरियों पर गोली चलाई तो बोलिए ना। तो 90 में यासीन मलिक के साथी थे, वो कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के साथ है और एक्स मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और आज वो पॉलिटिकल पार्टियों का गठबंधन बीजेपी के साथ है। तो फिर मेरे साथ क्या होगा, इसकी रिस्पांसिबिलिटी उठाइए तो मैं नाम भी बता देता हूं। बड़ा डरते हैं आप। मैं तो सोचता था बड़ा आपको डर नहीं लगता, आज तो आपके अंदर का डर जो है वो कूद कूद कर बाहर आ रहा है। बड़ा डर लगता है आपको। हर डिबेट में कहते थे मैं किसी से डरता नहीं, किसी से डरता नहीं, यहाँ 4 नाम लेने में डर रहे हैं आप। डर किस चीज के लिए कह रहा हूं मैं, सुन लीजिए ना। डर इसलिए कह रहा हूं कि जो लोग जिन्होंने हथियार उठाया था वो उनमें से यासीन मलिक के जो उस टाइम के साथी थे, आज भी बीजेपी की साथी जो पॉलिटिकल पार्टियां उनके बीच ज्वाइन हो चुके हैं और मिनिस्टर रहते हैं। ठीक है, देखिए या तो पूरा नाम ले लीजिए और नहीं तो पार्टी का खाली एक नाम लेके अपना एजेंडा मत चलाइए, पूरा नाम ले लीजिए, छोड़िए। नहीं सुशांत जी, देखिए बीजेपी से किसी को डर नहीं लगता, डर सिर्फ आतंकवादियों से लगता है। ये बीजेपी से नहीं लगते। देखिए उसका नाम तुरंत लिया इन्होंने, ये समझ रहे हैं ना, इतनी तानाशाही। बीजेपी का नाम ले लिया लेकिन उनका नाम नहीं लिया जिन्होंने हथियार उठाए थे और यासीन मलिक के साथी थे। तो इनको डर किससे लग रहा है? ठीक पकड़ा आपने, बिल्कुल ठीक पकड़ा। खैर छोड़िए, आप बात आगे कीजिए। वकार भाटी बोलिए। हाँ जी, पूरी कीजिए, बात पूरी कीजिए अपनी।
बात वही पूरी करना मैं ये चाहता हूं कि अगर उस टाइम यासीन मलिक के ऊपर आज वही इल्जाम लगाया जाता कि कश्मीरी पंडितों को उस टाइम यासीन मलिक ने मारा था, ये आतंकवादी था, ये मिलिटेंट था, इसने हथियार। अब बोलिए, नेटवर्क चला गया था, अब बोलिए। हथियार छोड़ा था, ऐसे यासीन मलिक भी हथियार छोड़ के पॉलिटिकल मूवमेंट में आया था। तो अगर पॉलिटिकल मूवमेंट में आना गुनाह है, पीसफुल टेबल पे आके बात करना गुनाह है, तो फिर आप सजा दीजिए, सबको दीजिए। अच्छा, मुझे ये बताइए, यासीन मलिक ने हथियार उठाया हुआ था, ये तो आप मान रहे हैं? बिल्कुल मानता हूं। बिल्कुल। हथियार उठाया तो वो हथियार उसने वो जो शादी में फायरिंग की जाती है उसके लिए तो नहीं उठाए थे ना, दिवाली मनाता होगा, लोगों को मारने के लिए ही उठाया था। ठीक है, अब आपका तर्क ये है कि उसने हथियार अगर छोड़ दिया, सर मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए ना, एक चीज की क्लैरिटी हो गई। आप कह रहे हैं यासीन मलिक ने हथियार उठाया, आप मान रहे हैं हथियार उसने वहां वीडियो गेम खेलने के लिए उठाया नहीं था, लोगों को मारने के लिए उठाया था, ये क्लैरिटी हो गई। अब आपका तर्क ये है कि क्योंकि उसने हथियार बाद में छोड़ दिया, इसलिए अब उसको बेचारे को, सो कॉल्ड बेचारे को सजा क्यों होनी चाहिए? हर्षवर्धन त्रिपाठी, ललित जी अभी आपके पास आऊंगा। हर्षवर्धन जी, फिर तो इसका मतलब यह हुआ कि 30 साल में उसने जो टेरर फंडिंग की, टेरर फंडिंग में वो हिस्सेदार रहा, उसको आप भूल जाइए। वो पीछे से छुपकर क्या करता रहा, ये कोर्ट में साबित हो जाए तो भी भूल जाइए, और उसने कितने कश्मीरी हिंदुओं को मारा ये सब भूल जाइए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने हथियार जो है वो दिखाने के लिए छोड़ दिया। नहीं सुशांत जी, ये जो ट्रैप है ना, ये जो बात करने वाले लोग हैं जो ये कहते हैं, और जो यासीन मलिक भी कोशिश कर रहा है कि भाई अब तो हमने सब हथियार छोड़ दिया, 28 साल से मैंने कुछ नहीं किया है। ऐसा नहीं कि इन 28 सालों में नहीं किया है, और जो शुरू में माजिद हैदरी ने जो बात कही उसको थोड़ा स्पष्टता से वो नहीं कह रहे हैं, क्योंकि वो बचा लेना चाह रहे हैं। ये दरअसल इसीलिए है कि हथियार छोड़ देने की वजह से भारत की मुख्य धारा में आने का आमंत्रण यासीन मलिक को मिला, लेकिन यासीन मलिक ने किसी भी पॉलिटिकल प्रोसेस में शामिल होने से इनकार कर दिया। यासीन मलिक एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर काम करता था, यासीन मलिक कश्मीर में अलगाववाद बढ़ाने के तौर पर काम करता था, और जितने भी आतंकवादी, एक दो नहीं, जितने भी आतंकवादी इस वक्त मार दिए गए या फिर अभी भी गतिविधि कर रहे हैं, उनके तार इनके संगठन से जुड़े। उनको पैसा देना, उनको जो उपलब्ध कराना, जो सामग्री होती है विस्फोटक से लेकर हथियार से लेकर, उस सब में यासीन मलिक का नाम आया है। इसकी वजह से एनआईए कह रही है कि इसको फांसी दी जानी चाहिए। ये बहुत खूंखार खतरनाक अपराधी है। ये दूसरा ललित गांधी अंबरदार जी, एक बात कोशिश नहीं होनी बताइए, चाहिए। ललित अंबरदार जी, आज आप देखिए, मैंने महबूबा मुफ्ती का बयान सुनाया, वो कह रही हैं कि किसी को फांसी दे देने से कश्मीर के मसले हल नहीं होंगे। ये वैसा ही है कि किसी रेपिस्ट को, वो निर्भया वाले रेपिस्ट को फांसी दे देने से इस देश में रेप नहीं रुकेंगे, तो उसको सजा नहीं होनी चाहिए। ये ऐसा कुतर्क है। इसी पैनल में माजिद हैदरी बैठकर कह रहे हैं कि वो तो कोर्ट तय करेगा कि उसने कश्मीरी हिंदुओं के साथ कुछ किया था या नहीं किया था। इसी पैनल में बैठकर भाटी साहब कहकर चले गए, अभी उनका नेटवर्क चला गया, कि उसने बंदूक उठाया हुआ था, लेकिन चूंकि उसने बंदूक छोड़ दिया तो वो बेचारा और मासूम हो गया। और फिर लोग कहते हैं कि कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो हुआ वो तो एक वक्त की घटना थी, उसमें सब शामिल नहीं थे। उसमें मुझे लगता है वो आज की भी घटना है। उनके जख्मों पर ये लोग आज भी पत्थर मार रहे हैं, और उनको सजा देने वाले या उनके साथ अत्याचार करने वाले वो टेररिस्ट सिर्फ नहीं थे, उसमें वो महबूबा मुफ्ती भी हैं, उसमें वो भाटी भी है, उसमें ये माजिद हैदरी भी हैं, जो आज भी यासीन मलिक को डिफेंड कर रहे हैं जब वो सजा मिलने वाली है उसको, और वो प्रूवन गिल्टी है। सही कह रहे हैं सर आप। कश्मीर की हालत जो है, ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है। कश्मीर का जो सो कॉल्ड सिविल सोसाइटी जो है ना, वो मिलिटराइज, इस्लामाइज हो गया है। आप जो अभी जो वारदातें हो रही है, हिंदुओं को मार रहे हैं या सिक्योरिटी फोर्सेस को मारते हैं, जो कि पुलिस मारते हैं, वो जहादी कहां से आते हैं? अभी जो राहुल भट्ट का कत्ल हुआ, ऑफिस के अंदर बैठा हुआ है, ऑफिस के अंदर मुसलमान कर्मचारी भी है, वो जहादी आते हैं, देखते हैं कौन मुसलमान है कौन हिंदू है, हिंदू को अपनी कुर्सी के ऊपर गोली मार दी और चले गए। वो कहीं जंगलों में नहीं रहते, कहीं पहाड़ों पे नहीं रहते, उन मोहल्लों में रहते हैं, उन पड़ोस में रहते हैं, घुसते हैं, मारते हैं और दूसरे घर में घुस जाते हैं। और हिंदुस्तान की सरकार हमें इन दरिंदों के हवालों के भेजना चाहते हैं। आज तक किसी ललित जी, आपका ऑडियो चला गया, मैं आपके पास लौटता हूं। माजिद हैदरी।
बोलिए। सुशांत भाई, आज हम एक चीज करते हैं, इस मंच पे सब राष्ट्रवादी बैठे, आज हम सब मिलकर एक वचन करें कि हम सरकार से डिमांड करें महात्मा गांधी की हत्या का केस दोबारा खोला जाए। अगर उसमें सावरकर की कनेक्शन साबित नहीं हुआ कि वो उसमें लॉजिस्टिक सपोर्ट देने में हाथ था उसका और उसे मरण उपरांत सजा नहीं दी गई, तो अब मेरा नाम बदल दीजिएगा। अरे आज अगर हम बात कर रहे हैं ना, तो खुलवाइए मालेगांव का केस। मालेगांव केस स्लो क्यों हो गया? केवल एक केस से क्यों चल रहा है? मक्का मस्जिद का ब्लास्ट का केस स्लो क्यों हो गया? क्या पहलू खान के कातलों को सजा मिली? क्या मोहम्मद इकरार के कातलों को सजा मिली? क्या तबरेज अंसारी के कातलों को सजा मिली? अरे कितने नाम सुनो, आपको कितने नाम सुनने हैं? तो सुशांत भाई आप बताइए मुझे। लेकिन आज पहले मेरे साथ वचन लीजिए, अगर सच्चे भारतीय हैं, कि महात्मा गांधी की हत्या का केस दोबारा खोला जाए। एक मिनट ललित अंबरदार जी जरा रुकिए। ललित अंबरदार जी एक मिनट रुकिए। ललित अंबरदार जी एक मिनट रुक जाइए सर, एक मिनट। आपका ऑडियो वैसे भी कट रहा है, एक मिनट रुकिए। उसको कैसे माजिद हैदरी, मुझे ये बताइए, आपके घर में, सॉरी मैं ये एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत मजबूरी में दे रहा हूं, आपके घर में 4 लोग अगर मार दिए जाएं, क्या आप ये दोनों तर्क स्वीकार करेंगे कि मारने के बाद उस आतंकी ने, उस टेररिस्ट ने हथियार रख दिए हैं इसलिए अब उसको सजा ना हो? पहला। और क्या आप ये तर्क स्वीकार करेंगे कि फलाने केस में पहले उसको सजा दे दो, उसको सजा दे दो, उसको सजा दे दो, उसमें क्या हुआ देख लो, तब मेरे घर में जिनकी हत्या की गई उस पर सजा देना? क्या ये दोनों तर्क अपने केस में घर की बात की ना? हाँ, तो इस घर के, इस देश के मुखिया महात्मा गांधी जी ने हम अरे मुखिया महात्मा गांधी छोड़िए बॉस, मैं आपसे अभी का पूछ रहा हूं, अपने घर का बताइए। महात्मा गांधी को आप लोग कितना मानते हैं? महात्मा गांधी ने कभी AK-47 उठाने के लिए कहा था? आप लोग जिस आदमी को सपोर्ट कर रहे हैं वो आदमी बंदूक उठाए हुए था, और आज आपको महात्मा गांधी याद आ रहा है? यहूदी बात कर रहे हैं। बिल्कुल आएंगे, गांधी जी याद आएंगे, क्योंकि आतंक इस देश में महात्मा गांधी की हत्या से शुरू हुआ, जो कि RSS। अरे नाटक बंद कीजिए आप। कश्मीरी हिंदुओं को जब मारा जा रहा था तब महात्मा गांधी याद आए थे आप लोगों को? क्या बात करते हैं माजिद हैदरी? आज खड़े होकर उन कश्मीरी हिंदुओं के साथ खड़े होने की बजाय यासीन मलिक को डिफेंड करने के लिए महात्मा गांधी चले गए आप। महात्मा गांधी को मारने वाले के साथ कौन खड़ा है मुझे बताइए? गांधी को, सुशांत सर, मोहनदास करमचंद गांधी को कश्मीर में आशा की किरण दिखाई थी कब? जब पूरा पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में हिंदू और सिखों को, जब बुरहान वानी के जनाजे में शामिल होने के लिए जाते हैं तब महात्मा गांधी दिमाग में नहीं आते आप लोगों के? तब महात्मा गांधी कहां जाते हैं? पीछे दिखाइए, एक फोटो है महात्मा गांधी की, अपने पीछे दिखाइए, क्या फोटो रखी है आपने? मेरे तो हेयर स्टाइल महात्मा गांधी का रखा है। अरे हेयर स्टाइल छोड़िए, मजाक मत कीजिए, पीछे दिखाइए। महात्मा गांधी कर रहे हैं, पीछे क्या लिखा है देखिए, पढ़ के बताइए पीछे क्या है। मेरे पीछे अल्लाह लिखा है। अल्लाह लिखा है, बस देखिए महात्मा गांधी, बस उससे ऊपर नहीं जा पाएंगे आप। और आज गांधी याद आ रहे हैं। ऊपर कोई नहीं है, अल्लाह से ऊपर कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सबसे बड़ा है, ये हमारा ईमान है। इस पे क्या आप बहस करेंगे? हम मानते हैं अल्लाह, हम जीते हैं अल्लाह के लिए। तो अगर अल्लाह को मानते हैं तो उसको ही फैसला करने दीजिए। बंदूक उठाकर खुद मत घूमते रहिए दुनिया में कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है और हम सबको इस्लाम कबूलवा देंगे, या हम खुद निर्णय ले लेंगे कि किसके साथ क्या फैसला करना है। आप अल्लाह बन के मत घूमिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, सावरकर के बारे में जो उन्होंने जिक्र किया, बहुत गंभीर बहस आप कर रहे थे और जवाब नहीं देते। एक मिनट ललित जी आ रहा हूं, एक मिनट ललित जी आ रहा हूं आपके पास, एक बार हर्षवर्धन जी फिर ललित जी आ रहा हूं। ये सुशांत जी, ये बहुत गंभीर बहस थी और ये माजिद हैदरी नाम का जो व्यक्ति है इसने बहुत ही बेहूदी हरकत की है, और ये जो सावरकर को आतंकवादी बताने की ये कोशिश कर रहे हैं। और कमाल देखिए कि गांधी का भी ये मजाक बना रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मैंने गांधी जैसी हेयर स्टाइल रखी। आप सोचिए कि कितना स्तरहीन व्यक्ति है। और मुझे नहीं समझ में आता कि यासीन मलिक की बहस पर ये सारी बात कर रहे हैं आप। यासीन मलिक पर जो बहस हो रही है, जो व्यक्ति इस देश के, जिसको कहते हैं ना कि सारे जो हित है उसके खिलाफ काम करता है, जो आतंकवादी है, हत्यारा है, जिसके खिलाफ भारत के कानून के मुताबिक हर संभव जो अधिकतम सजा है वो हो सकती है, उसके पक्ष में बात करते हुए गांधी का मजाक बना रहे। ये गांधी जी के लिए कह रहे हैं कि मैंने वैसी हेयर स्टाइल रखी हुई है। अब आप इसी से अनुमान लगा लीजिए कि इनकी क्या मंशा है, ये किस कीमत से बहस कर रहे हैं और कितना नीचे तक गिरने को तैयार है। ये समझना बहुत गांधी जी अगर इतने गांधीवादी हैं तो गांधी जी ऊपर कुछ नहीं पहनते थे, ये सूट टाई उतारिए, अभी बैठिए वैसे ही,
बैठिए वैसे ही, बड़े गांधीवादी आए, बाल उड़ गए, सीधा सीधा बोलिए, गंजापन आ गया है, बाल उड़ गए हैं, उसको गांधी जी का हेयर स्टाइल ना बताइए अपने गंजेपन को छुपाने के लिए। वकार भाटी, अब अपनी बात कहिए, आपका नेटवर्क चला गया। के खिलाफ बात मत कीजिए, बर्दाश्त नहीं होगा यहाँ पे। सुनिए सुनिए सुनिए, माजद जी हमारे भाई हैं, और अगर वो गांधी जी की तरह दिखते हैं तो पैंट सूट पहनते तो कोई गलत बात नहीं है। मैं अम्बेडकरवादी हूं तो मैं कुर्ता पजामा पहनता हूं, कोई गलत बात नहीं है। इसी तरीके से हर एक इंसान किसी न किसी को फॉलो करता ही है। अब आता हूं यासीन मलिक पे। जहां तक आप बात करते हैं ना सर, यासीन मलिक को सजा अभी मिली नहीं है, सजा होने दीजिए, जजमेंट आने दीजिए। जजमेंट के बाद हाईकोर्ट, अरे भाई दोषी हो चुका, दोषी करार दिया जा चुका, सजा में फांसी या उम्र कैद, बस इतने का फर्क है। ऐसी बात कर रहे हैं, दोषी ठहराया जा चुका है। सुनिए ना सर, सुनिए ना, मैं रिस्पेक्ट से, बड़ी इज्जत से बोल रहा हूँ। रुकिए भाई एक बात और, अभी बस छोटा सा जवाब यासीन मलिक को, यासीन मलिक नाम के टेररिस्ट को, जिसको यहां आज भी बैठकर कुछ लोग डिफेंड कर रहे हैं, उस टेररिस्ट को आज सजा होनी है। और उसके लिए मैं आपको अदालत लिए चलता हूं, जहां हमारे सहयोगी अनुज मौजूद है। अनुज, बताइए जरा, इस टेररिस्ट को क्या सजा होने वाली है, क्या हो सकती है, जो धाराएं लगी है, और कितनी देर में होगी? मुझे खुशी है पीछे तिरंगा लहरा रहा है ऐसे आतंकवादी को सजा होने के दिन। जी देखिए, एनआईए की तरफ से धारा 121 का हवाला देते हुए साफ तौर पे फांसी की मांग की गई थी, और निश्चित तौर पर इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो इसमें मैक्सिमम सज़ा फांसी की और कम से कम उम्र कैद की सज़ा जो है वो हो सकती है। लेकिन इस बीच पटियाला हाउस कोर्ट की एक तस्वीर जो है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे, जब कुछ लोग जो हैं वो तिरंगा लेकर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं देश की राजधानी का एक नागरिक हूँ। मैंने पिछले 2016 से जब बुरहान वानी का एनकाउंटर हुआ और घाटी को उन लोगों ने कितने गंदे तरीके से तोड़ा, आज ये देश का गद्दार यासीन मलिक, इसको कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए, उसको लेकर आज सड़कों पे आए हैं। ये दर्द जो 1990 से आज 2022 तक हम लगातार झेल रहे हैं, उस आतंकवाद का, उस नतीजे का रिजल्ट आज पहले जो रिजल्ट देखने में मिला है, उसके लिए हम आज गुहार करते हैं सरकार से कम फांसी, इससे नीचे नहीं कुछ भी। आप भारत माता का फोटो लेकर यहाँ पे क्या मांग कर रहे हैं आप? भारत माता की क्वेश्चन कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे आप देख सकते हैं किस तरीके से क्या मांग है आपकी। हमारी मांग है कि यासीन मलिक को फांसी मिलनी चाहिए। तो यासीन मलिक को लेकर साफ ठीक तौर है, पे इनका यही कहना है। मैं अनुज आपके पास लौटता हूं। किसी भी वक्त यासीन मलिक की सजा का ऐलान होने वाला है। छोटा छोटा बच्चा इस देश का तिरंगा लेकर खड़ा है और कह रहा है कि यासीन मलिक को फांसी होनी चाहिए, और यहां कुछ लोगों ने अपनी उम्र बिता दी ऐसे ही टेररिस्ट को डिफेंड करने के लिए, और आज भी डिफेंड कर रहे हैं। और फिर कहा जाता है कि इस देश में कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो हुआ वो तो कुछ लोगों ने किया और उस वक्त होकर रह गया। अरे बॉस, उनके साथ उस वक्त भी हुआ और आज भी होता है जब आप किसी बुरहान वानी के जनाजे में शामिल होते हैं, गांधीवादी होकर बंदूक उठाने वालों के जनाजे में शामिल होते हैं और कहते हैं हम गांधीवादी हैं। यहां एक भाटी साहब बैठे हुए हैं, इनको, और इस वक्त जो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, यासीन मलिक कोर्ट रूम में जाने वाला है, यहां से वो गुजरेगा, उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं, कोर्ट रूम के अंदर मौजूद हैं। गौरव, क्या खबर है, कितनी देर में सजा का ऐलान? जज है वो भी नहीं और यासीन मलिक के आने का गौरव, आपकी आवाज साफ नहीं है, मैं लौटता हूं आपके पास। सजा का ऐलान बस होने वाला है, एक बार जल्दी से चलते हैं ललित अंबरदार के पास। ललित जी, आप जो अपनी बात कह रहे थे कहें, और आपके हिसाब से क्या फांसी की सजा ही होनी चाहिए या उम्र कैद भी एक बड़ा फैसला माना जाएगा इसमें? जी सुशांत सर जी, मैं कानून, हम लोग हिंदुस्तानी लोग हैं, भारतीय लोग हैं, सर्व राष्ट्र प्रथम के नाम से है। ये वही भारतीय व्यवस्था है, जुडिशियल व्यवस्था है, जहां पे कुछ बरस पहले हम लोग याचिका लेके गए थे कि हमें इंसाफ दो, जो हमारा नरसंहार हुआ, तो इसी सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे भारत के सुप्रीम कोर्ट ने हमारी याचिका फेंक दी थी। उसके बावजूद हमारा विश्वास उसके अंदर कभी नहीं टूटा। मुझे पूरा विश्वास है कि भारत की जो जुडिशरी वो इंसाफ करेगी। लेकिन एक चीज ये बताना तो सर, जैसे मैंने बोला, टू लिटिल टू लेट। अगर सरकार ये उम्मीद करती है कि कश्मीरी जो नरसंहार से बचे हुए लोग हैं, उनके परिवार वाले लोग जो मारे गए थे, वो एक एक करके केस लड़ेंगे, ये
ललित जी आपकी आवाज म्यूट हो गई है। ललित जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। श्रीनगर में नहीं हाँ, दी गई। बोलिए। चली गई। जो लोग वहां पे अभी सर राहुल भट्ट के जो देखिए क्या है इकोसिस्टम वहां पे चल रहा है। राहुल भट्ट की शव यात्रा निकल रही थी, वंदे मातरम के नारे कश्मीर में 32 साल के बाद लगे, लेकिन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उनके ऊपर लाठीचार्ज करती है, आंसू गैस फेंकती है, और अभी तक उनका निवारण नहीं हो रहा है कि उनको सेफ सिक्योरिटी जोन में भेजा जाए, कश्मीर से निकाल दिया जाए। आज अमरनाथ यात्रा के ऊपर आज भी थ्रेट किया गया है पिलग्रिमेज के लिए, और आप समझते हैं कि वहां सब ठीक है? नहीं है। कश्मीर जहां एक हाइब्रिड वॉर बन चुका है, जिसके समर्थक ये सो कॉल्ड सिविल सोसाइटी, आप यकीन मानेंगे कश्मीर की सिविल सोसाइटी को कौन प्रिजाइड ओवर करता था? यही वॉरलॉर्ड यासीन मलिक। उसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पॉलिटिशियन, फारूक अब्दुल्ला का पूछे उसके बारे में, बोलते हैं कि वो यासीन साहब बोलते थे। कई चैनल्स के बारे में हमने सुना उनको बोलते हुए। तो अगर आपने कश्मीर के अंदर कश्मीर जहाद की कमर तोड़नी है, हिंदुस्तान के अंदर बढ़ते हुए इस्लामाबाद की कमर तोड़नी है, तो कश्मीरी जहादियों को सजा देनी पड़ेगी। उसके लिए औपचारिक तौर पे भारत सरकार को घोषणा करनी पड़ेगी। ललित अंबरदार क्या चाहते हैं? फांसी हो, उम्र कैद हो? आप क्या चाहते हैं? फांसी या उम्र कैद? ललित अंबरदार। बांग्लादेश के अंदर सर एक सेकंड, बांग्लादेश के अंदर 71 में जिन्होंने कत्लेआम किया था जहादियों ने, रजाकारों ने बंगालियों के ऊपर, अभी उनको 90-80 साल की उम्र में फांसी पे लटकाया जाता है। ये हिंदुस्तान में क्यों? 32 साल तो हमें न्याय नहीं मिला, तो क्या न्याय नहीं मिलना चाहिए हमें? यासीन मलिक ये मैंने बोला मानसिकता है। इस मानसिकता को तोड़ने के लिए, क्रश करने के लिए, ये जो गज़वाए हिंद की जो मानसिकता है, इसको तोड़ने के लिए नहीं, ये तो देखिए बहुत बड़ा कुतर्क है। कोई ये जहादियों को डर लगे। देखिए, ये यासीन मलिक को ले जाया जा रहा है, उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। यासीन मलिक को अब कोर्ट रूम में ले जाया जा रहा है और वहां अब उसे सजा सुनाई जाएगी। किसी भी वक्त सजा का ऐलान होने वाला है। यासीन मलिक को कोर्ट रूम में ले जाने की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कोर्ट रूम में यासीन मलिक पहुंच चुका और अभी भी किसी भी वक्त सजा का ऐलान हो जाएगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त दिल्ली के कोर्ट से, पटियाला हाउस कोर्ट से, जहां पर यासीन मलिक को सजा सुनाई जानी है। टेरर फंडिंग का मामला, और आप देखिए कितनी बड़ी सुरक्षा दी गई है उसको, जिस व्यक्ति को सजा सुनाई जा रही है। देश के लिए बड़ा खतरा। इस देश में ऐसी सरकारें भी रहीं जहां पर यासीन मलिक साहब उसको कहा जाता था, इसमें कोई दो राय नहीं। प्रधानमंत्रियों के साथ फोटो रही, और चूंकि उसने बंदूक छोड़ दिया इसलिए वो संत हो गया, ऐसे भी तर्क दिए गए। ये वैसा ही कुतर्क है कि कोई कहे कि निर्भया के साथ रेप करने वालों ने उसके बाद फिर रेप नहीं किया था, इसलिए उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। अरे जो अपराध किया उसकी सजा तो होगी ही होगी। संजय दत्त के जमाने में आप देखिए, उसके पास से बंदूकें मिली थी और उसको सजा कब जाकर मिली? कह दें कि उसके बाद संजय दत्त ने कोई बंदूक नहीं रखी, कोई ऐसा क्राइम नहीं किया, कुछ नहीं किया, सजा तो होगी बॉस। और सिर्फ इसलिए कि बाद में आपने सुधरने का नाटक कर दिया और आपको सजा नहीं होगी, ये इस देश में चलेगा नहीं। और कश्मीरी हिंदुओं के लिए आज बड़ा दिन है। भले टेरर फंडिंग मामले में सजा का ऐलान हो रहा हो, लेकिन जिस आदमी को सजा हो रही है उसके साथ कश्मीरी हिंदुओं के इतने दर्द जुड़े हुए हैं, इतनी तकलीफें दी हैं उस व्यक्ति ने, कि आज जब उसको सजा का ऐलान होगा तो कश्मीरी हिंदुओं के लिए न्याय का दिन है। कैसे उसे कोर्ट में ले जाया गया है उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यासीन मलिक को किसी भी वक्त सजा का ऐलान हो सकता है। एक बार चलते हैं गौरव के पास। गौरव, अब बस थोड़ी देर में सजा का ऐलान होना है। हम चाहेंगे आप दर्शकों को सबसे पहले बताएं कि इस टेररिस्ट को क्या सजा मिली। बिल्कुल हम अपने दर्शकों को सबसे पहले बताएंगे। फिलहाल जो है यासीन मलिक को ले जाया गया यहाँ से कोर्ट रूम के अंदर, और सिर्फ ऑपरेटिव पार्ट जो है वो सजा का सुनाया जाएगा, यानी कि क्वांटम ऑफ सेंटेंस क्या, यानी कि सजा की अवधि क्या, यानी कि मृत्युदंड या फिर उम्र कैद की सजा, और इसके अलावा जुर्माना क्या लगाया गया है, क्योंकि उसकी संपत्ति का विवरण मांगा गया था। तो संभवतः जो कोर्ट ऑर्डर है उसमें सिर्फ ऑपरेटिव पार्ट पढ़ा जाएगा जज के द्वारा, जो कि 2 से 3 लाइनों का होगा, और उसके बाद जो है यासीन मलिक को यहाँ से वापस लाया जाएगा, और वापस ले जाने के बाद कोर्ट रूम से तकरीबन 300 मीटर की दूरी पर लॉकअप रूम है जहां पर उसे रखा जाएगा, और वहां से उसे तिहाड़ जेल ले जाया जाएगा। निर्भर करेगा कि उसे सजा क्या मिलती है, लेकिन फिलहाल कोर्ट रूम में यासीन मलिक पहुंच चुका है
और किसी भी वक्त जो है एडिशनल सेशन जज प्रवीण सिंह जो है वो यासीन मलिक को सजा सुनाएंगे और यासीन मलिक को भारतीय न्याय व्यवस्था के तहत पूरा मौका दिया गया। हालांकि उसने ट्रायल ना चलाने की बात कही गई थी, उसके बावजूद जो है कोर्ट के द्वारा एक एमआईके सिक्योरिटी तय किया गया और एमआईके सिक्योरिटी उससे जाकर तिहाड़ जेल में मिले और उससे पूछे कि क्या वो किसी तरह की लीगल असिस्टेंस चाहता है, और उसके बावजूद जो है यासीन मलिक ने मना किया और उसने आज खुद अपने पक्ष को रखा और जिस तरह की बातों के एक पूरी बातों का लच्छा बनाया यासीन मलिक ने कि वो 28 सालों से राजनीति में है और उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है और इस तरह के कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इस तरह की बातें कर इमोशनल बातें कर उसने कोर्ट में रखने की कोशिश की और कहा कि ये जज पर निर्भर करता है कि वो डेथ सेंटेंस दें या उम्र कहते हैं वो उन पर तय करता है। तो इस तरह की बातें यासीन मलिक ने कोर्ट में जरूर कही हैं, लेकिन देखना होगा कि जिस तरह के गौरव इस पूरे मामले में एनआईए ने जो सबूत रखे जिसकी वजह से इसे दोषी करार दिया गया और अब आज फांसी या उम्र कैद में से सजा हो जाएगी, वो सबूत कौन से थे? ऐसा तो नहीं है कि हवा में कोर्ट ने कह दिया हाँ ठीक है आप लेकर आए चलिए हो गया अब इनको हम दोषी मान लेते हैं। नहीं, देखिए ये बहुत लंबी जांच थी और इसमें जो धाराएं लगाई गई मैं दर्शकों के लिए पहले बता दूं, इसमें आईपीसी का सेक्शन 120 बी जो कि आपराधिक षड्यंत्र, इसके अलावा 121 है जो कि ये कहता है कि आप किसी अपने ही राष्ट्र के खिलाफ युद्ध छेड़ना चाहते हैं, वेजिंग वॉर अगेंस्ट नेशन। इसके अलावा 124 है यानी कि राजद्रोह की धारा, और इसके अलावा यूएपीए यानी कि यूएपी एक्ट जो है उसकी धारा 13, 16, 18, 20, 38, 39 और 40 ये धाराएं लगाई गई हैं, जिसमें 121 आईपीसी सेक्शन की धारा के तहत मृत्यु का प्रावधान और दूसरा सेक्शन 16 यूएपी के तहत भी मृत्यु का प्रावधान जो है किया गया है। लेकिन 121 की जो धारा है आईपीसी सेक्शन की वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें जो सबूत की बात की जा रही है इसमें बाकायदा सबूत इकट्ठे किए गए कि किस तरह से टेरर फंडिंग करने के लिए यासीन मलिक ने लश्कर-ए-तौयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जैश ए मोहम्मद जैसे तमाम संगठनों का सपोर्ट किया आईएसआई से मिलकर, और इसके अलावा घाटी में हिंसा भड़काने और साथ ही साथ लोगों पर हमला करवाने, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला करवाने की पूरी साजिश रची। यही नहीं, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल तमाम संगठनों से जो है वो फंड लिए गए। ये सारी बातें जो हैं ये पूरी एनआईए ने अपनी जांच पर निकाल के कही गई हैं और इस मामले में कोर्ट और में ये इसका टाइम पीरियड क्या बताया गौरव? ये सब पिछले 3 दशक में किया इसने? बिल्कुल ये 3 दशक में तो किया ही, लेकिन खास करके बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद वैली में, कश्मीर घाटी में जिस तरीके का माहौल पैदा हुआ था, हिंसा पैदा हुई थी और तमाम वहां पर स्टोन पेल्टिंग और जो पूरे हमले की घटनाएं शुरू हो गई थी, उसके बाद जो इस मामले में गिरफ्तारी की गई थी और इस मामले की लंबी जांच चली और इस मामले में तमाम अन्य आरोपी हैं। इस मामले में यासीन मलिक ने सबसे पहले जो है वो ट्रायल ना चलाने की बात करते हुए प्लीड गिल्टी कर दिया था और उसके बाद जो है उसको जो है कन्विक्ट किया गया और फिलहाल प्लीड गिल्टी किया, इसका मतलब दर्शकों के लिए सरल भाषा में कि उसने अपना दोष स्वीकार किया था। बिल्कुल उसने दोष स्वीकार कर लिया। देखिए अगर ट्रायल चलता तो ट्रायल में वो तथ्य निकल कर जनता के सामने पहुंचते जो कि सच का आईना दिखाते यासीन मलिक को, लेकिन चूंकि उसने एनआईए की जांच पूरे होते ही ट्रायल ना चलाने की बात कहकर अपने सभी आरोपों को स्वीकार कर लिया और यही वजह है कि उसे दोषी करार दिया गया। चूंकि अगर ट्रायल चलता और लंबी बहस चलती तो जाहिर तौर पर ऐसे तमाम तथ्य जो है जनता के सामने लगातार कोर्ट रूम की प्रोसीडिंग के भी आते जहां पर यासीन मलिक के तमाम कारनामों की बात निकलकर सामने आती। तो यासीन मलिक ने संभवतः ये बेहतर समझा कि अब चार्जशीट तैयार हो गई है तो खुद को इस मामले में दोषी मान लो और उसके बाद ही उसके दोषी मानने के बाद ही जो है उसे कन्विक्ट किया गया। अब से बस थोड़ी देर में सजा का ऐलान होना है। हमारे सहयोगी गौरव कोर्ट रूम के बाहर मौजूद हैं। गौरव, जैसे ही सजा का ऐलान हो, क्योंकि बहुत सारे दर्शक इंतजार कर रहे हैं कि इस व्यक्ति को जो सजा मिलेगी, कुछ लोग लिख रहे हैं कि ये बहुत बड़ी गुड न्यूज है, ये गुड न्यूज कितनी देर और इस गुड न्यूज के लिए इंतजार करना होगा, तो वो वक्त बहुत ज्यादा नहीं है। गौरव, सबसे पहले आपको बताएंगे कि क्या सजा यासीन मलिक को मिली है। एक बार हर्षवर्धन त्रिपाठी के पास चलते हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी, जिस व्यक्ति ने अपना गुनाह कबूल किया हुआ है आज उसको सजा हो रही है, उसको भी कुछ लोग डिफेंड कर रहे हैं। मतलब मैं आश्चर्यचकित हूं कि लोग किस लेवल पे जा सकते हैं कि इसने अपना गुनाह कबूला है और उसके बाद लोग कह रहे हैं अभी हाईकोर्ट जाएगा, अभी सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सुशांत जी, देखिए ये उस मानसिकता को, वो जो विषैली घृणित मानसिकता है उसको सामने लाकर रख देता है और शायद यही वजह है जिसको लेकर बार बार कहा जाता है ना, आपको वो बयान तो हम सबको याद है कि कश्मीर में तिरंगा उठाने वाला नहीं मिले।
अगर आपको 370 पर ऐतराज है, नरेंद्र मोदी से ऐतराज है, भारतीय जनता पार्टी से ऐतराज है, तो तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। ये कहने का कहीं से भी मतलब ये किसी के भी मन में नहीं आ सकता अगर उसको राष्ट्र प्रेम होगा। लेकिन अगर वो आतंकवादियों, अलगाववादियों के साथ रहता है, सहानुभूति रखता है, कश्मीरियों के ऊपर उस अत्याचार को सोचता है कि चलो ठीक है हमारी सत्ता बनी रहे, तो वो इसी तरह से सोचेगा। वही मानसिकता टीवी की बहस में भी दिख रही है, कश्मीर में जो उस तरह के लोग हैं जिनके बयान सामने आ रहे हैं वो भी दिखा रहे हैं। ठीक है, वकार भाटी। सर, मैं बीजेपी की हालत जानता हूं। बीजेपी को अब 2024 में कहने के लिए, वोट लेने के लिए कुछ मुद्दा तो था नहीं। महंगाई पता है, रोज बेरोजगारी कहां चली गई, हेल्थ कहां है, एजुकेशन कहां है, सब पता है, देश भर को पता है। बीजेपी ने 2 इशू बड़े आसानी तरीके से बाहर निकाले। एक मस्जिद बनारस शिवलिंग का इशू उठा लिया और दूसरा यासीन मलिक का इशू उठा लिया। अब 2024 तक इनको चुनाव जीतने के लिए कोई भी और चीज की जरूरत नहीं करनी है, चाहे महंगाई कितनी हो, इससे हो डबल क्रॉस हो जाए महंगाई, लेकिन उसके ऊपर ये नहीं चर्चा करेंगे। ये चर्चा इनको ठीक है। वकार भाटी, मुझे ये बताइए कि वकार भाटी, या बीजेपी ने 2024 के चुनाव के लिए, मैं सोच रहा हूं आपकी पॉलिटिकल समझ कितनी कमजोर होगी कि 2022 में यासीन मलिक को सजा दिलवा दी। आपकी पॉलिटिकल समझ पे आप मुझे आश्चर्य होता है। खैर फिर भी मुझे ये बताइए कि बीजेपी ने यासीन मलिक को फोन करके फिर कैसे कन्विंस किया कि तुम कोर्ट के सामने अपना गुनाह कबूल कर लो, क्योंकि हमको चुनाव जीतना है। बिल्कुल बिल्कुल, इसी बात पे तो मैं आना चाहता हूँ। आप आगे तो अच्छी बात है। आज यासीन मलिक ने मना भी कर दिया, फिर आज मना क्यों किया? अरे भाई, आज सजा हो रही है, सजा हो रही है। उसने ये नहीं कहा कि मना कर दिया, उसने बोला कि 28 सालों में जो आप तर्क दे रहे थे कि मैंने बंदूक छोड़ दी है, तो जब सारे पहले गुनाह कबूल किया, उसके गुनाह कबूल करने पे सजा नहीं हो रही है। ये भी मैं दर्शकों को बता दूं, उसके बाद भी एनआईए ने सबूत रखे हैं, सारी चीजें कोर्ट के सामने चार्जशीट में रखी गई, वो साबित हुई, उसके बाद जाकर सजा हो रही है। ऐसा नहीं कि उसने कह दिया। एक बात सुनिए जी, 2024 तक ये मैं भी जानता हूँ, कश्मीर का बच्चा जानता है कि बहुत बलि का बकरा बनेंगे मोदी जी के चुनाव जिताने के लिए, बहुत ज्यादा कश्मीरी बलि का बकरा बनेंगे। ये हम, तो ये बलि का बकरा है यासीन मलिक? किसका? यासीन मलिक बलि का बकरा है? सुनिए, कोर्ट अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था इसने बंदूकें उठाई हुई थी, आज आपके लिए वो बलि का बकरा हो गया। वकार भाटी, कुछ तो ईमानदारी रखिए अंदर, लोग मरे हैं सर। मैंने कब मना किया? उसने बंदूक उठाई थी, तो फिर बलि का बकरा कैसे हो गया? बंदूक तो उस टाइम बंदूक छोड़ के आज नहीं, बंदूक नहीं छोड़ी भाई, फिर तथ्यों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सुशांत जी, घाटी से लोगों को भगा दिया गया, कश्मीरी हिंदुओं की हत्या कर दी गई, उनकी संपत्ति पर कब्जा हो गया, और जब पूरी तरह से इन अलगाववादी आतंकवादियों के हाथ में कश्मीर चला गया तो सब गांधी बन गए। ये नहीं, गांधी नहीं बने सर। एक मिनट हर्षवर्धन जी, ये इनकी स्ट्रैटेजी का पार्ट 2 था। पहले पार्ट 1 में बंदूकों से कश्मीरी हिंदू भगाए गए, और उसके बाद जब ये तय हो गया कि अब तो ये चले गए, तो पार्ट 2 वाज कि आप जो है वो टेरर फंडिंग करें, टेरर नेटवर्क तैयार करें, युवाओं के हाथ में पत्थर दें, युवाओं के हाथ में बंदूकें दें, किसी बुरहान वानी को खड़ा करें। ये पार्ट 2 था। 30 सेकंड में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि अगर मान लो कि जिन लड़कों ने अभी भी हथियार उठाया हुआ है घाटी में, कल अगर आप कहते हैं या वो हथियार छोड़ के वापस आ जाएंगे, तो क्या वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल अपनी जिंदगी में नहीं आ सकते? क्या कोई सियासी जमात नहीं लॉन्च कर सकते? क्या कोई सियासत में नहीं आ सकते? क्या अगर वो सियासत में आएंगे तो क्या पिछले गुनाहों में उनको सजा मिलेगी 10 साल 20 साल के बाद? फिर अब मैं इसका जवाब दूं? नहीं, एक मिनट जवाब दे देता हूं, इनको जवाब दे देता हूं, क्योंकि वकार भाटी बड़े यंग हैं, तो मुझे लगता है फिल्में जरूर देखते होंगे। आपको पता है संजय दत्त को सजा कब हुई थी? बंदूक मिली थी 90 के दशक में, और उसको बंदूक जो मिली उसके बाद से कुछ नहीं मिला। फिल्में की, हिट पे हिट, सुपर हिट पे सुपर हिट दिया, भाई ने बहुत सारे अच्छे काम भी किए, लेकिन वो जो गुनाह था ना, उसका हिसाब होता है। तो जैसे आप मानते हैं ना कि आप ऊपर जाएंगे, वकार भाटी सुन लीजिए, वकार भाटी मुझसे सुन लीजिए, जैसे आप ये मानते हैं कि आप ऊपर जाएंगे तो 72 हूरे मिले या न मिले, आपको अल्लाह जो है आपने जो अच्छा किया और बुरा किया उसका हिसाब करेगा, वैसे ही यहाँ का कानून भी हिसाब करेगा। ऊपर वाला हिसाब करता है तो यहाँ कानून भी हिसाब करता है। गुनाह कर दिया, मार दिया, और उसके बाद बहुत अच्छे बनने का नाटक किया तो वो चलेगा नहीं। ललित अंबरदार, देखिए, ये जो वोटोबॉट्री शुरू हो गई है
बताना चाहता हूं, हाँ हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे आतंकवादियों ने सरेंडर किया है, लेकिन किसी शर्त पे नहीं। वो आतंकवादियों ने हिंदुस्तान का संविधान मान लिया, और वो आतंकवादी जो किसी खतरनाक जुर्म में मुनव्वज नहीं थे, उनको एक्सेप्ट किया गया, ना कि ये जिहादी जो अभी भी पाकिस्तान के गुण गाता है। उसको पूछे चैनल के ऊपर आने के बाद, ये सारे लोग, उसको तो छोड़ो, इनको बोलो वंदे मातरम बोलने के लिए, इनको बोलो हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलने के लिए, इनको बोलो पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलने के लिए। एक मिनट, क्या बात? नहीं भाई, अरे भाई, जब वो लोग ये नाटक कर सकते हैं तो आजकल टेलीविजन पे ये नाटक भी शुरू हो गया है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। माजिद हैदरी बोलिए, माजिद हैदरी। देखिए सुशांत भाई, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही। आपने संजय दत्त जी का जिक्र किया, आपने कहा उन्हें सजा मिली। आपको पता है मीडिया उनके पीछे क्यों पड़ गया था, संजय दत्त जी के पीछे? क्योंकि उनकी मां मुसलमान थी। उन्हें सजा जो मिली वो उनकी मां को मुसलमान होने की वजह से, उनका मुसलमानों के संजय दत्त को सजा दी गई कि संजय दत्त तुझे जेल जाना है, हम मीडिया वाले तुझे बदनाम करेंगे। संजय दत्त को सजा इसलिए मिली क्योंकि उनकी मां मुसलमान थी। सचमुच कमाल है। मतलब मैं आपके बाल जो हैं वो ऐसे नहीं उड़े हैं माजिद हैदरी, ये जो आप कुतर्क ढूंढ कर लाने में दिमाग लगाते हैं उसके प्रेशर में उड़ गए। हर्षवर्धन जी, संजय दत्त को इतना बड़ा स्टार इस देश ने बनाया, उनके पिता को बनाया, उनकी उन्हीं मां को बनाया जो मुसलमान थी, उन्हीं मां को बनाया जो मुसलमान थी। और आज यहां बैठकर एक आदमी कहता है कि संजय दत्त जेल इसलिए चला गया क्योंकि उनकी मां मतलब भाई साहब, आप लोग किस लेवल पे हैं सर? इस देश में रहते हैं, इतनी नफरत फैला के कहां जाएंगे? क्या चाहते हैं आप लोग? मतलब मुसलमानों के लिए फिर कह दीजिए कि उनको कोई सजा नहीं होनी चाहिए, कह दीजिए आज। जनाब, मैं तो आपसे कह रहा हूं कि संजय दत्त जी को बदनाम किया गया। अरे क्या संजय दत्त ने किसी की हत्या की थी? नहीं की थी। क्या संजय दत्त ने मालेगांव ब्लास्ट किया था? नहीं किया था। क्या संजय दत्त ने मक्का मस्जिद ब्लास्ट किया था? नहीं किया था। क्या उसने करनी सेना की तरह जाके कहीं राजस्थान में तोड़फोड़ करती थी? हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, लेकिन संजय दत्त का हर्षवर्धन त्रिपाठी जी था, मां मुसलमान थी। हाँ, और वो मां मुसलमान जो थी वो देश की सुपरस्टार कैसे थी? अरे जनाब, उससे अब सुपरस्टार भी ना हो रहे। आप देखें ना मुसलमानों के साथ होता क्या है इस देश पे। आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, ये सुपरस्टार कैसे हैं? मुसलमान नहीं हो सकता। इतना भी किसी देश के लिए एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। जब देश देता है ना सर, तो उसका सम्मान करना सीखिए। देश से सब ले लेंगे और लास्ट में विक्टिम कार्ड खेलेंगे। हर्षवर्धन त्रिपाठी, मतलब मैं आश्चर्यचकित हूं। ये एंगल तो अभी तक कोई मैंने नहीं सुना था कि संजय दत्त को इसलिए सजा हो गई क्योंकि मां मुसलमान थी। और स्टार क्यों थी मां मुसलमान? वो तो ऐसे ही थी, मतलब वो तो उनका हक था होना, लेकिन सजा इसलिए हो गई क्योंकि मुसलमान थे। सुशांत जी, जो कश्मीर में लड़के सचमुच जिनको कहते हैं ना कि भटक जाते हैं, पत्थर चलाने लगते हैं, तो उनको कुछ प्रीचर्स मिलते हैं, कुछ भाषण करने वाले, तकरीर करने वाले लोग मिलते हैं। वो ऐसे ही लोग होते हैं जो बेहुदी बातें करके लोगों के मन में भरते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ लोग हैं। और ये सचमुच, ये तो आश्चर्यजनक है। माजिद हैदरी अगर एक कोई कोट बता पाए, मैं चुनौती देता हूं, एक कोट बता पाए कि कहीं इस बात का गलती से भी जिक्र हुआ हो और संजय दत्त को बहुत प्रेम करने वाले लोग जो अभिनेता के तौर पर हिंदू रहे, जब उनके संबंध दिखे कि वो किन लोगों के संपर्क में थे, हथियार रखा था, तो कहा कि नहीं, कानूनी तौर पर होना चाहिए। हर मुसलमान को भी ऐसे, चाहे कोई मुस्लिम आतंकवादी हत्या करे या हथियार रखे या पत्थर चलाए, गोली बम चलाए, आत्मघाती बने, उसके लिए ऐसे ही सोचना चाहिए। माजिद हैदरी, ये सोचना सीखिए, देश के लिए सोचना सीखिए, ये गलत तरीके से मत सीखिए। आपको मैं फिर कह रहा हूं कि ये जो आप कर रहे हैं ना, इससे हो सकता है कि कुछ मुसलमान लड़कों को भड़का दे, लेकिन आप अपने समाज का और नुकसान कर रहे हैं, इस कुतर्क से और नुकसान कर रहे हैं। ललित अंबरदार जी, ललित अंबरदार जी बोलिए। ये जो दहशत हो रही है ना, ये जो जिहादियों को कश्मीर के अंदर, चाहे वो मेन स्ट्रीम हो, सिविल सोसाइटी में हो, यहाँ पैनल पे बैठो, ये कि हिंदुस्तान में ऐसी हिम्मत कैसे हुई कश्मीर के किसी जिहादी को सजा देने की? क्योंकि आज तक ये सर सड़क पे फिर रहे थे, ये रेपिस्ट, मर्डर्स और मास मर्डर्स। आपको यकीन नहीं आएगा, सरला भट्ट को याद कीजिए, इन कश्मीर के मुसलमानों को जो ये वोटबाउटरी कर रहे हैं ना, सरला भट्ट नर्स थी वहां पे,
उसका गैंगरेप हुआ, उसकी बॉडी के ऊपर JKLF डेड बॉडी पे JKLF के जो सिगरेट बिट से ब्रांडिंग की हुई थी, सड़क पे छोड़ दिया था। और बेशर्म लोग ये यासीन मलिक की वकालत करते हैं यहाँ पे। उस गिरजा टिक्कू को कत्ल करने, रेप करने के बाद आरे की मशीन में काटते हैं और औरों को बुला कहता है अरे हम लोग इतना गिर सकते हैं। और उसी को बारामूला में व्यक्ति से बात कर रहे हैं, यहाँ कोई गवर्नर शक्ति बैठा है जो आपसे बात कर रहा है, मुझे सबूत दीजिए, एफआईआर का सबूत दीजिए, एफआईआर की कॉपी दीजिए। ड्रामा करते हैं आप लोग यहाँ के। मुस्तफा कश्मीर में रहना होगा, अल्लाह अकबर कहना होगा, पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। यहाँ पे भी आग लगी हुई है कश्मीर के अंदर, वो पाकिस्तान में भी जो इनके आका बैठे हुए उनको आग लगी हुई है। और लेकिन मैंने जैसे बोला एक शख्स की मौत से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पड़ेगा इनकी मानसिकता पे आप वार कर रहे हैं। इनकी मानसिकता कश्मीर के अंदर और कश्मीर के बाहर जितने इस्लामिस्ट है भारत के अन्य कोनों में जो अपना सिर उठा रहे हैं, उनकी मानसिकता पे वार होगा। अगर इसको अरे ये देश हमारा है भाई, चलो चलो ठीक है। वकार भाटी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? वकार भाटी, आप लोग एक मिनट माजिद हैदरी, वकार भाटी कुछ कह रहे हैं? तुमको भेजेंगे भाई एक मिनट ललित जी, एक मिनट वकार भाटी बोलिए, वकार भाटी बोलिए। मैं ललित भाई को एक जवाब दे दूंगा। ललित भाई मैं सबको भाई बोलता हूँ, सुनिए ललित भाई, 1947 ललित भाई 2014 का भी नहीं है ये। ललित भाई एक मिनट रुक जाइए, वकार भाटी बोलिए, वकार भाटी बोलिए। किसान भाई पहली बात मेरी ये याद रखिए कि जो हम ये चीज कहते हैं ना कि देखिए आज इसको हम फांसी दे देंगे तो कश्मीर के हालात सुधर जाएंगे। जैसे अब्दुल गुरु को था, जब अब्दुल गुरु को फांसी दे रहे थे, जब तो कह रहे थे हालात अच्छे हो जाएंगे। उसके बाद क्या हुआ आपको पता ही है। उसके बाद बोला इमरान वानी को मार दो हालात अच्छे हो जाएंगे, आपको पता ही है। 370 को खत्म कर दो हालात अच्छे हो जाएंगे, आपको पता है हालात करते हैं। आज के बाद तुम्हारे साथ कोई समझौता नहीं होगा, न पाकिस्तान के साथ न तुम जैसे जहादियों के साथ। कश्मीर में रहना होगा, भारत माता की जय बोलना होगा, ये दिमाग में बिठा दीजिए। क्यों? क्योंकि कश्मीर के ललित भाई थोड़ा आवाज कम शंकर करिए। है। वकार भाटी बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। वकार भाटी, ललित भाई को खामोश करे ना। ललित भाई 30 मिनट में एक बात, आज पूरा भारत सुन ले मेरी एक बात। सबको ऑडियो कम कीजिए, वकार भाटी बोलिए। पूरा भारत एक मेरी बात सुन ले कि किसी के फांसी लगने के साथ अगर हो जाएगा तो मैं उसका वेलकम करूंगा। अफजल गुरु के साथ टाइम फांसी हुई, सबने बोला हालात अच्छे हो जाएंगे, आज दिन तक नहीं हुए। बरान के टाइम सबने बोला बरान इस दुनिया से चला जाएगा, हालात अच्छे हो जाएंगे, उसके बाद भी पता है। 370 के बाद सबने बोला 370 खत्म हो जाएगा, हालात अच्छे हो जाएंगे, आपको पता है। अभी कल देखिए पुलिस कांस्टेबल और एक बच्ची के साथ उसको शूट कर दिया, एक पुलिस कांस्टेबल को शूट कर दिया। तो यहाँ फांसी से, सजा से, नफरत से, हालात बातचीत से, गले लगाने से एक दूसरे को हालात अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। अच्छा वकार भाटी मुझे एक बात बताइए, वकार भाटी नहीं होनी चाहिए। वकार भाटी, वो जो निर्भया का रेप हुआ था, वो जो इस देश के ऊपर कलंक है, उसके बाद उसको एक लंबे इंतजार के बाद जो दोषी थे उनको सजा दी गई और उनको फांसी दी गई। उसके बाद भी देश में रेप हो रहा है, रेप नहीं रुका, तो क्या करना चाहिए था? उनको भी गले लगा लेना चाहिए था। सुनिए मेरी बात, आप रेप को यहाँ यासीन मलिक के साथ आप यहाँ मर्डर हुए हैं सर, रेप हुआ है, मर्डर हुआ है, आतंक का इतना बड़ा घिनौना नंगा नाच हुआ है, और आप कह रहे हैं कि उससे कश्मीर के मसले हल नहीं होंगे, इसलिए सजा नहीं होनी चाहिए। क्या तर्क है ये हर्षवर्धन त्रिपाठी? ये कौन सा तर्क है कि कश्मीर के मसले हल नहीं होंगे इसलिए सबको छोड़ दीजिए? वाह सुशांत जी, मसले हल हो रहे हैं। अगर मसले हल नहीं हो रहे होते तो ये लोग इतना बिलबिला नहीं रहे होते। जो मसले हल हो रहे हैं इसीलिए इनकी मुश्किल बढ़ी है। आप देखिए कि कोई भी आतंकवादी 1 साल से ज्यादा जिंदा नहीं है, और आतंकवादियों के जो समर्थक थे यासीन मलिक जैसे लोग, हुर्रियत के नेता, ये सब मजे करते थे, ये सब उनका कवर फायर देते थे, उनको सपोर्ट करते थे। आज ये करने की स्थिति में नहीं है। लाल चौक पर पहली बार ये स्थिति हुई कि कश्मीरी पंडितों के हक के लिए लोग निकलकर सड़कों पर मांग रहे। पुलिस ने अगर उनके खिलाफ किया तो यह भी हुआ कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को उनके घर जाना पड़ा, कहना पड़ा कि हम सब कुछ करेंगे। ये स्थिति भी बदली है। और अगर ये 370 रहता, अगर यासीन मलिक जैसे लोग खुले घूमते, बात सुनिए सुशांत भाई, खुले घूमते, तो आप यकीन मानिए कि ये बदलाव नहीं होता। और आतंकवादी कोई है, उसको गले नहीं लगाना है, गले उसे लगाना है देश की बात करेगा, भारत की बात करेगा, कश्मीर की बात करेगा। सावरकर का पुतला लाल चौक में मैं खुद चलाऊंगा। ये आदमी लगातार अपना झूठा एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहा है। इसको डिबेट में कुछ नहीं पता है, किसी पॉइंट पे बात नहीं कर पा रहा है। ये सिर्फ दाएं बाएं भाग रहा है। कश्मीर में आतंकवादियों के अलावा कोई डिबेट नहीं है।
और उस पर अगर बात करने के लिए तथ्य तो बताइए। खुलेंगी, मैं कह रहा हूं कि कश्मीरी आतंकवादियों पर अरे खोल लीजिए, फाइल खोल लीजिए, जाइए कोर्ट में चले जाइए। और एक मिनट, माजिद हैदरी, मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ा आप सावरकर कर रहे हैं। इसी पैनल में एक वकार भाटी बैठे थे, उन्होंने बोला कि मुझे डर लगता है कि मैं एक दो लोगों के नाम ले लूंगा तो मुझे जेल हो जाएगी। आप लोग सावरकर का इतना भी नहीं हो सकते बॉस। जिस आदमी ने काले पानी के अंदर जो सहा है ना, यहां जेल जाने के नाम पर उनका बुखार छूट रहा है। उस आदमी के साथ अंग्रेजों ने जो किया था उसका इतना आप नहीं सह पाएंगे, इतना नहीं सह पाएंगे आप। सावरकर करते हैं। बोलिए हर्षवर्धन जी। सावरकर इस देश को स्वतंत्र कराने में बहुत बड़ी भूमिका रखते हैं, महान क्रांतिकारी थे, और उनका सम्मान न करने वाले लोग इस देश के विरुद्ध बात कर रहे हैं। ऐसे लोग तो मखौल उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस देश की स्वतंत्रता का मखौल उड़ा रहे हैं, इस देश का मखौल उड़ा रहे हैं। अरे माफी मांगता था सावरकर, जितनी देर में नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी, सावरकर ने 18 माफीनामे लिखे। हमें सावरकर ना सुनाइए। मैं कह रहा हूं ना सुशांत जी कि इस व्यक्ति को कुछ नहीं पता है, हमें कुछ नहीं पता। हमें पता है समय के लिए जासूस था, समय के लिए काला पानी का शतांश दे दिया जाए तो माजिद हैदरी का दिमाग दुरुस्त हो जाए। सावरकर नहीं कहा था कि क्योंकि ये स्थिति हो गई कि ये स्वतंत्र है, आज इस स्थिति में है कि देश के खिलाफ बोलकर भी ये मजे से है, कोट सूट पहने घूम रहे हैं।